हेलो गर्ल्स, आज का हमारा लेक्चर यूनिट फर्स्ट का ही लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस सेट ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम लीनियर डिपेंडेंट की डेफिनेशन को देखते हैं क्या है। जैसे कि कोई एक स्पेस है आपके पास से V ओवर अ फील्ड F, उसमें कुछ n वेक्टर्स दिए जाते हैं, से V1 V2 सो ऑन टू Vn। वो कब लीनियरली डिपेंडेंट होंगे? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, उन n वेक्टर्स के लिए हमारे पास फील्ड में n स्केलर्स मिल जाएं, ऐसे स्केलर्स जिनकी वैल्यू सबकी जीरो ना हो, कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट हो, नॉन जीरो स्केलर हो। बट अगर हम उसके कॉम्बिनेशन को सॉल्व करें, V1 V2 और Vn के मेंबर्स के कॉम्बिनेशन को सॉल्व करें, तो उसकी वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर आ जाए। उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो, बट जो स्केलर्स आप फील्ड में से ले रहे हैं उनकी वैल्यू जो है कम से कम किसी एक स्केलर की वैल्यू नॉन जीरो रहे, बट कॉम्बिनेशन सॉल्व करें तो वो जीरो बन जाए। तो ऐसे सिचुएशन में हम बोलेंगे वो जो वेक्टर्स लिए थे वेक्टर स्पेस के, वो वेक्टर्स कैसे हैं? लीनियरली डिपेंडेंट ओवर द फील्ड एफ, क्योंकि जो स्केलर्स हैं वो वेक्टर स्पेस की फील्ड के ही स्केलर्स लिए जा रहे हैं। मैं रिपीट करूंगी, स्पेस के कुछ वेक्टर्स हैं, कुछ फाइनाइट वेक्टर्स हैं, वो लीनियरली डिपेंडेंट कब होते हैं? जितने भी वेक्टर्स हों उसके लिए उतने स्केलर्स फील्ड में से मिल जाएं। वो स्केलर्स की वैल्यू अगर आप देखो तो वो सब जीरो नहीं है, कम से कम एक ऐसा स्केलर है वो नॉन जीरो हो सकता है सभी के सभी स्केलर्स की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो रहे, बट कम से कम एक ऐसा जरूर होना चाहिए स्केलर जो नॉन जीरो हो फील्ड में से। बट जब उनके कॉम्बिनेशन को वेक्टर्स के साथ कॉम्बिनेशन को सॉल्व करें, लीनियर कॉम्बिनेशन को, तो उसकी वैल्यू जीरो के बराबर बन जाए। जैसे कि आप देख रहे हो डेफिनेशन में, अल्फा 1v1 प्लस अल्फा 2v2 प्लस सो ऑन टू अल्फा एन Vn की वैल्यू जीरो के बराबर आ रही है। तो उस केस में हम इन n वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? वो जो स्पेस के n वेक्टर्स थे वो लीनियरली डिपेंडेंट थे उस फील्ड के ऊपर। क्लियर? इसको हम एक एग्जाम्पल लेके डिस्कस करेंगे। जैसे कि सपोज आपने एक स्पेस ली और उसके V3R स्पेस है, उसके हमने कुछ 4 वेक्टर्स लिए हैं, V1 V2 V3 एंड V4, और उसमें मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल में लिख के दिया है कि ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं। बट हम इसको चेक करेंगे। ये 4 वेक्टर्स हैं स्पेस V3R के, हमने देखना है डिपेंडेंट है या नहीं। डिपेंडेंट होने के लिए क्या करना है? आपने जितने वेक्टर्स हैं उतने स्केलर्स की चॉइस अपने से खुद से रखनी है। स्केलर फील्ड में से लेने हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज जो नॉन जीरो हो, कम से कम एक नॉन जीरो लेनी है। चाहो तो चारों की चारों नॉन जीरो ले सकते हो स्केलर्स, बट ऐसे स्केलर्स की चॉइस खुद से लेनी है जब उसका कॉम्बिनेशन सॉल्व करें तो वो जीरो बन जाए। हमें मालूम है कि जो V1 है उसकी वैल्यू, तीनों नंबर्स जो ले रहे हो उसकी जो ट्रिपलेट एंट्री है उसकी इंडिविजुअल एंट्रीज को देखो तो वो नॉन जीरो है। अब आपको रिजल्ट बनाना था, 4 वेक्टर्स को लेके उसका जो कॉम्बिनेशन है जीरो आना चाहिए था। तो हम देख सकते हैं जो हमारे V2 V3 एंड V4 वेक्टर्स हैं, उनकी हेल्प से आप इन चारों को कैसे जीरो बनाओगे, इनके कॉम्बिनेशन को। आप देख सकते हो कि इसमें V2 वाली वैल्यू में फर्स्ट वाली एंट्री 1 है, बाकी सब जीरो है। V3 वाले वेक्टर में सेकेंड एंट्री नॉन जीरो है, बाकी सब एंट्री जीरो है। V4 वाली एंट्री में, V4 वाले वेक्टर में थर्ड एंट्री नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो है। तो आपको एक्चुअल में थर्ड एंट्री जो है ना, हमारा सबसे बड़ा वेक्टर जो है ना, उसकी नॉन जीरो वैल्यूज 2 3 4 है। जीरो बनाने के लिए थर्ड एंट्री जो है ना वो -4 चाहिए, क्योंकि ये 4 V1 का थर्ड एंट्री का और V4 की थर्ड एंट्री 4 और -4 करके वो जीरो बन जाती है। इसी तरीके से ये जो सेकेंड एंट्री 3 है इसको भी जीरो बनाना है। तो हम देखेंगे सेकेंड एंट्री कौन सी है जो नॉन जीरो रहेगी, V3 वाले सेट में है, V3 वाले वेक्टर में है, सॉरी। तो उसमें आपको -3 चाहिए, तो आप क्या करोगे? V3 का जो स्केलर सेट करोगे वो -3 ले लोगे। इसी तरीके से जो फर्स्ट एंट्री है 2, उसको भी जीरो बनाना है। उसके लिए फर्स्ट एंट्री को जीरो बनाने के लिए -2 की जरूरत है। और वो कौन सा वेक्टर है जिसमें फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट आपका नॉन जीरो रहता है? वो कौन सा है? V2 वाला वेक्टर। उसमें आप क्या करोगे? स्केलर जो है ना खुद से सिलेक्ट करोगे -2। मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें उसने
V3 R स्पेस के 4 वेक्टर्स को गिवन दिया है और वो बोल रहा है कि ये वेक्टर्स जो हैं लीनियरली डिपेंडेंट हैं, बट हम इसको चेक करने जा रहे हैं कि कैसे लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट में क्या रहता है कि जितने वेक्टर्स होते हैं उतने स्केलर्स की सिलेक्शन आपको खुद करनी होती है। ऐसे स्केलर्स फील्ड में से लेने होते हैं, ऐसे कांस्टेंट्स को फिक्स करना होता है कि जो सभी जीरो ना हो, कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। बट जब उनके वेक्टर्स के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन को सॉल्व करो तो वो जीरो बन जाए। तो आप सॉल्यूशन में देख सकते हो, जैसे हमने सॉल्व किया है, वेक्टर v1 जो है वो ऑलरेडी उनकी वैल्यूज 2 3 4 बाकी वाले वेक्टर से बड़ी हैं। तो उस वाले वेक्टर को हमने जो स्केलर लिया उसके साथ, वो उसकी वैल्यू 1 रखी। अगर हम 2 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो उस वेक्टर की वैल्यू और बड़ी हो जानी थी। इसलिए हमने उसका जो स्केलर सिलेक्ट करना था फील्ड में से, वो हमने 1 नंबर ले लिया, कोई कांस्टेंट। फिर v2 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? क्योंकि v2 की फर्स्ट एंट्री 1 थी और हमें फर्स्ट एंट्री को 0 बनाने के लिए, इस v1 की फर्स्ट एंट्री को 0 बनाने के लिए -2 चाहिए था और हेल्प लेनी थी v2 की। तो हमने v2 वाले वेक्टर के लिए स्केलर जो फील्ड में से लेना था, कोई भी कांस्टेंट जो आपकी चॉइस थी, वो हमने क्या रख दी? -2। इसी तरीके से v3 वाले वेक्टर को -3 से मल्टीप्लाई किया और v4 वाले वेक्टर को स्केलर -4 से मल्टीप्लाई किया। अगर आपको ये स्केलर्स पहले से सिलेक्ट करने नहीं आते हैं, तो पहले आप एक बार इसको चेक कर लीजिए हम कर क्या रहे हैं। 4 वेक्टर्स थे, 4 स्केलर्स हमने जो लिए 1, -2, -3, -4, ये चारों मेंबर्स किसके हैं? फील्ड के हैं। देन हमने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया, जैसे कि किसी एक ट्रिपलेट वाले मेंबर को, पेयर को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन जैसे पेयर्स को ऐड करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाती हैं और मल्टीप्लिकेशन में स्केलर हर अंदर वाली इंडिविजुअल वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वो हमने मल्टीप्लाई करके देखा कि हमारा जो रिजल्ट है वो लास्ट में सॉल्व करके 0 0 0 आ रहा है। दैट इज उन 4 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू 0 आ गई। 4 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू 0 है, बट उन स्केलर्स को अगर हम देखें जो फील्ड में से लिए थे, वो कैसे थे? चारों के चारों नॉन जीरो थे। एक भी नॉन जीरो होता तो हम कह देते कि वो वेक्टर्स जो थे वो लीनियरली डिपेंडेंट थे। तो इस केस में हमारे पास वेक्टर फोर्स थे, उन 4 वेक्टर्स के लिए 4 स्केलर्स कंसीडर किए, ऑल और नॉन जीरो, ठीक है। बट हमारे पास कंडीशन थी वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, और उनके कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया तो 0 बन गया। सो दिस प्रूव्स दैट जो गिवन वेक्टर्स v1 v2 v3 एंड v4 थे, वो कैसे थे? लीनियरली डिपेंडेंट। सो अब इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन लीनियर इंडिपेंडेंट को डिस्कस करेंगे। लीनियर इंडिपेंडेंट में क्या रहता है? सपोज स्पेस के n वेक्टर्स हैं, उनको आपने इंडिपेंडेंट चेक करना है। सेम कंडीशन है, जितने वेक्टर्स हैं उतने स्केलर फील्ड में से कंसीडर करेंगे। वो फील्ड के स्केलर्स जो आपने लेने हैं, जैसे आप डिपेंडेंट की डेफिनेशन में खुद से सिलेक्ट करते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं करोगे। यहाँ पे क्या करोगे? जो स्केलर्स लिए फील्ड में से, वो आर्बिट्रेरी रखोगे, अल्फा 1 अल्फा 2, अगर n वेक्टर्स लिए हैं तो अल्फा n तक फील्ड में से लोगे। उसके बाद उसके लीनियर कॉम्बिनेशन को खुद से 0 के बराबर रखोगे। उन वेक्टर्स के साथ उन स्केलर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन खुद 0 के बराबर रखोगे। फिर उस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करोगे, उन स्केलर्स की वैल्यू को फाइंड करोगे। अगर उन सभी स्केलर्स की वैल्यू 0 आ जाती है, सभी स्केलर्स 0 हैं, तो उस केस में वो वेक्टर्स जो थे उनके साथ जिनका कॉम्बिनेशन 0 बना था, वो वेक्टर्स कैसे बन जाएंगे? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन में कुछ वेक्टर्स हैं स्पेस के, सपोज 3 वेक्टर्स हैं, उन 3 वेक्टर्स के लिए 3 स्केलर्स फील्ड में से लेने हैं, उनका कॉम्बिनेशन 0 ट्रीट करना है, खुद से आपने सपोज करके चलना है। देन उनके कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हुए आपने स्केलर्स की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर सभी स्केलर 0 बन जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आप बोलते हो सभी स्केलर 0 हैं, इसलिए वेक्टर्स कैसे रहेंगे? इंडिपेंडेंट। और इन केस अगर आप स्केलर्स की वैल्यू को फाइंड करते हुए देखते हो कि उसमें से एक भी नॉन जीरो आ जाता है, तो उस डेफिनेशन में आप बोलोगे कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, और अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो डिपेंडेंट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है। डिपेंडेंट में क्या करते हैं? स्केलर्स की चॉइस खुद से नॉन जीरो रखते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि प्रूव करो दीज वेक्टर्स आर डिपेंडेंट, तो थोड़ा स्मार्टली आपने एक्ट करके उन स्केलर्स की चॉइस खुद से लेनी है, वो चारों के चारों नॉन जीरो, या फिर कुछ ऐसे ले लो कम से कम एक नॉन जीरो हो, और फिर वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन ले लो उनके साथ, तो वो 0 बन जाए। ठीक है। बट इंडिपेंडेंट में हम क्या करते हैं? जितने वेक्टर्स हैं उतने स्केलर्स आर्बिट्रेरी लेके उनके कॉम्बिनेशन को 0 रखते हैं।
उनके स्केलर्स की वैल्यू को नहीं सिलेक्ट करते, उनके कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 0 के बराबर, देन उनके स्केलर्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं, और अगर उन स्केलर्स की वैल्यू की सबके वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है, तो हम कहते हैं कि जो गिवन वाले वेक्टर्स थे वो कैसे थे, इंडिपेंडेंट। सो हम इसको भी एक एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे। इसमें भी हमने V3 R स्पेस ली है और उसके हमने कुछ 3 वेक्टर्स लिए हैं, V1, V2, V3। इन वेक्टर्स को हमने बोला है कि ये इंडिपेंडेंट है, बट हम इसको चेक करेंगे। चेक करने का तरीका वही रहेगा जो मैंने अभी डेफिनेशन में डिस्कस किया। 3 वेक्टर्स हैं, 3 स्केलर्स आर्बिट्रेरी ले लो, फील्ड में से ही लेने हैं, और उनके कॉम्बिनेशन को खुद से सपोज कर लो 0 के बराबर। जब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को वेक्टर्स के 0 के बराबर रख रहे हो, तो आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करो, V1, V2, V3 सब्स्टिट्यूट करते हुए। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जनरल वैसे ही रहेगी जैसे नॉर्मली होती है। सो हमने देखा कि इनके स्केलर्स की वैल्यू तीनों की 0 आ रही है। तीनों स्केलर 0 हैं, उनका कॉम्बिनेशन 0 है, सो वेक्टर्स कैसे रहेंगे, इंडिपेंडेंट। ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट जो है इनके रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे, लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट के। इनकी डेफिनेशंस हम 12th क्लास में, लोअर क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा टॉपिक है वो इन पे बेस्ड रिजल्ट्स को डिस्कस करना है। एक पॉइंट और बोल दूं, जो भी हमने डेफिनेशंस की उसमें आपको जो ध्यान रखना है, अगर अभी मैंने बताया वेक्टर्स डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट कब होते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई सेट दे दिया जाता है, उस सेट में जितने वेक्टर्स हैं, ठीक है, n, उनको आप चेक कर लो उन वेक्टर्स को कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। अगर वो वेक्टर्स डिपेंडेंट होंगे, उनका एक सेट बना दो, तो सेट भी कैसा हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। अगर आप वेक्टर्स ले रहे हो से 3, V1, V2, V3, फिर उनका एक सेट बना रहे हो, आपने उन 3 वेक्टर्स को प्रूव कर दिया वो इंडिपेंडेंट है। अगर वो वेक्टर्स इंडिपेंडेंट है, तो उसका सेट भी पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई सेट डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट कब होता है, जब उनके जो वेक्टर्स हैं वो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट हो। क्लियर। और उनको चेक करने का तरीका वही रहेगा जो भी हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था। नाउ जैसे कि सेकंड पॉइंट पे, नोट के सेकंड पॉइंट में हमने लिखा है कि अगर हम वेक्टर स्पेस का कोई इनफाइनाइट सबस्पेस लेते हैं, वेक्टर स्पेस है कोई, ठीक है, उसके बारे में नहीं लिखा है, बट उसका कोई इनफाइनाइट सबस्पेस ले लेते हैं, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होता है, इनफाइनाइट सबस्पेस इंडिपेंडेंट कब होता है, जब उसका हर सबसेट जो है इनफाइनाइट सेट था, तो उसके जितने भी सबसेट बनते थे वो बनाओ, अगर वो सब के सब इंडिपेंडेंट होंगे, तभी आप बोल सकोगे कि वो इनफाइनाइट सबस्पेस जो थी किसी वेक्टर स्पेस V की, वो कैसी थी, लीनियरली इंडिपेंडेंट। नाउ अब हम इसकी नेक्स्ट थ्योरम को डिस्कस करेंगे, थ्योरम 11। उसकी थ्योरम के आपके डिफरेंट पार्ट्स हैं, बट उन डिफरेंट पार्ट्स में हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के ही रिजल्ट्स को डिस्कस करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या रहेगा, वेक्टर स्पेस है, फील्ड गिवन है, उसके बाद वेक्टर स्पेस का कोई आपको नॉन जीरो सिंगलटन सबसेट मिल जाता है, तो फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अभी हम इस थ्योरम को प्रूव कर देंगे और बाद में इन रिजल्ट्स को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जो हमें नेक्स्ट यूनिट करना है, बेसिस एंड डायमेंशंस, उनकी थ्योरम्स को इन्हीं रिजल्ट्स की हेल्प से हम कंपाइल करेंगे। सो ये रिजल्ट्स आपको टिप्स में ध्यान रहने चाहिए कि अगर हमारे पास स्पेस का नॉन जीरो सिंगलटन सबसेट दिया जाता है, कोई ऐसा सबसेट है जिसमें एक सिंगल एंट्री है और वो सिंगल एंट्री नॉन जीरो है, तो आप डायरेक्टली लिख सकोगे कि वो सबसेट नॉन जीरो वाला, सिंगलटन वाला, वो कैसा रहता है, इंडिपेंडेंट। पहले हम इसको प्रूव कर देंगे, उधर अगर ऐसा कुछ रिजल्ट मिलेगा, कोई ऐसा नॉन जीरो सिंगलटन सबसेट मिल जाएगा, तो आप उसको डायरेक्टली लिख दोगे कि वो इंडिपेंडेंट है। कैसे प्रूव करेंगे फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने जा रही हूं मैं, जस्ट वेट। हाँ, फर्स्ट पार्ट का जो प्रूफ है उसमें हमने क्या करना है, आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। सबसे पहली बात, स्पेस ले लोगे, ठीक है। फिर आप एक सबसेट ले लोगे, सबसेट में एक ही एंट्री रखोगे से V, और बोलोगे V एंट्री जो है उसकी वैल्यू नॉन जीरो है। स्पेस ली, उसका एक सबसेट ले लो कंटेनिंग सिंगल एंट्री, उस सिंगल एंट्री का नाम दे दो V, और फिर बोल दो कि वो V वैल्यू जो है कोई भी नॉन जीरो नंबर हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने V नंबर लिया,
नॉन जीरो नंबर है और वो V सेट का है, या कह सकते हो कि वो उसका एक V का सबसेट S ले रहे हो, उसका मेंबर है। दोनों तरीके से लिख सकते हो। अब हमें बताना है कि ये नॉन जीरो वैल्यू का अगर हम सबसेट ले रहे हैं तो वो कैसा है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। कोई भी सबसेट है, उसकी एक एंट्री है, उस एक एंट्री को लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है, तो मैंने आपको बताया कि वेक्टर्स इंडिपेंडेंट कब होते हैं, या सेट सॉरी इंडिपेंडेंट कब होता है, जब उसके वेक्टर्स इंडिपेंडेंट हो। अगर वेक्टर्स डिपेंडेंट है तो सेट डिपेंडेंट हो जाता है। तो हमें सेट को इंडिपेंडेंट बताना है, उसके लिए हम सिंगल एंट्री को ही बता देंगे कि वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है? क्योंकि हम वेक्टर्स को इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट शो कर दें तो उनके सेट जो कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं वो भी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। मैं क्या करने जा रही हूँ, इस नॉन जीरो सिंगल एंट्री V को क्या बताना चाह रही हूँ, ये जो वेक्टर है ये कैसा है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन है, जितने वेक्टर्स हैं उतने स्केलर फील्ड में से लो और उनके कॉम्बिनेशन को खुद से जीरो के बराबर रखो। तो हमारे पास एक ही एंट्री है V यहाँ पे, ठीक है? तो उसके लिए एक ही मेंबर लोगे फील्ड में से, स्केलर दैट इज अल्फा, और उसके कॉम्बिनेशन को खुद से जीरो के बराबर लेट कर लोगे, जैसे यहाँ पे किया, अल्फा V को किसके बराबर रख दिया? जीरो के। एक वेक्टर था, एक स्केलर लिया, उसके कॉम्बिनेशन को जीरो के बराबर रख दिया। इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन कहती है अब स्केलर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करो। यहाँ पे एक ही स्केलर है, एक ही वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और वो स्केलर जीरो आ जाएगा अगर, क्योंकि इंडिपेंडेंट में क्या होता है, सभी स्केलर जीरो आने चाहिए। यहाँ पे एक ही स्केलर है और अगर उसी की वैल्यू को जीरो के बराबर प्रूव कर देंगे तो आप बोलोगे जो उसके साथ का वेक्टर था वो कैसा होगा? इंडिपेंडेंट। सो हमने देखा, जैसे ही हमने कॉम्बिनेशन को जीरो लिया, इसको हमने सॉल्व करना था, बट हमने देखा कि ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है, तो हमें मालूम है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो तभी बनता है जब दोनों में से कोई एक नंबर जीरो हो। सो आइदर अल्फा इज इक्वल टू जीरो और v इक्वल टू जीरो। बट ऊपर आपने मेंशन किया है स्ट्रिक्टली कि v वाली वैल्यू को, वेक्टर को नॉन जीरो लेट किया हुआ है। सो दोनों में से कोई एक जीरो होना था, v तो जीरो हो नहीं सकता है। इट मीन्स कि अल्फा की वैल्यू डेफिनेटली जीरो के बराबर है। सो आपने क्या किया, कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, जितने वेक्टर थे उतने स्केलर फील्ड में से लिए, उनके कॉम्बिनेशन को खुद से जीरो के बराबर रखा और उसमें से स्केलर की वैल्यू फाइंड की। तो उन स्केलर्स की वैल्यू 10 होते तो 10 के 10 जीरो आने चाहिए थे। एक स्केलर है अल्फा, उसको जीरो आना चाहिए था, वो आपने कैलकुलेट कर दिया, वो जीरो आ रहा है। सो उसके साथ का जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर है, चाहे उसका सेट बनाओ चाहे उसके वेक्टर को बोलो कि वो वेक्टर कैसा रहेगा? इंडिपेंडेंट। फिर अगर वेक्टर इंडिपेंडेंट है तो उसका सेट भी बना देंगे, तो वो भी कैसा रहेगा? linearly independent. This proves the first part of your theorem. Now we will move to the second part of the theorem. Second part क्या है कि अगर सिंगलटन सबसेट लेते हैं, सिंगलटन सबसेट लेते हैं, जैसे पहले भी फर्स्ट पार्ट में लिया, उसमें वो नॉन जीरो था। नॉन जीरो सिंगलटन सबसेट है तो वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा। अब हम उसको प्रूव कर चुके हैं, कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं उस रिजल्ट को। बट अब इसके सेकेंड पार्ट में प्रूव करने जा रहे हैं कि सिंगलटन सबसेट है, बट वो सिंगल एंट्री अगर जीरो रहती है तो वो डेफिनेटली रिजल्ट कैसा रहता है? लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, पहले प्रूफ कर देते हैं, इसको चेक करते हैं। सिंगलटन सबसेट लेना था, सिंगल एंट्री उसकी जो रखनी थी अंदर, सिंगल वैल्यू वो जीरो के बराबर रखनी थी। जैसे हमने एक एस सेट लिया, सिंगलटन सेट है, जीरो एंट्री है, वो सिंगलटन सबसेट किसका है? वी का ही कंसीडर किया हमने। डिपेंडेंट प्रूफ करना है। डिपेंडेंट के लिए क्या होता है, जिसको जिन वेक्टर्स को डिपेंडेंट प्रूफ करना है, जितने वेक्टर्स हैं उतने स्केलर फील्ड में से लेने हैं और उनकी चॉइस खुद से लेनी है। और वो चॉइस आपको हमेशा ध्यान रखनी है, सारे स्केलर जीरो नहीं लेने, कम से कम एक नॉन जीरो लेना है। यहाँ पे तो है ही एक स्केलर, तो उसकी जब चॉइस रखोगे तो वो खुद से ही उसको आपने नॉन जीरो लेना है। डिपेंडेंट में आपको मैंने पहले भी डेफिनेशन में बताया, स्केलर की चॉइस खुद से लेनी है और उसमें आपको ध्यान रखना है कि सभी स्केलर्स की वैल्यू कहीं जीरो ना ले लो आप, कम से कम एक नॉन जीरो रखना है। बट जब एक ही स्केलर की बात आती है तो उसी स्केलर को आप नॉन जीरो लेके चलोगे, फिर उसके कॉम्बिनेशन को आप सॉल्व करोगे। जब आपने जीरो वेक्टर के कॉम्बिनेशन को लोगे अल्फा इंटू जीरो, उसको कैलकुलेट करना है। आपको मालूम है जीरो से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट हमेशा जीरो आता है। सो आपके पास कॉम्बिनेशन की वैल्यू किसके बराबर आ गई? जीरो। एक वेक्टर था, एक स्केलर फील्ड में से लिया, वो स्केलर नॉन जीरो लिया, खुद से चॉइस ली, फिर उसके कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया तो वो जीरो आ गया। दिस मीन्स डेट द कि आपका जो गिवन वेक्टर था वो कैसा है? डिपेंडेंट। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था सेकेंड पार्ट में। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे, थर्ड पार्ट को पहले हम देख लेते हैं, उसमें रिजल्ट प्रूफ करने वाला क्या है, थ्योरम की स्टेटमेंट।
सो थ्योरम की स्टेटमेंट में थर्ड पार्ट है, हाँ, एनी सबसेट S of vector space V containing zero vector is linearly dependent over F. फर्स्ट पार्ट था सिंगलटन सबसेट, सिंगल एंट्री जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन है, वो नॉन जीरो कोई भी वैल्यू हो तो वो डेफिनेटली इंडिपेंडेंट होता है। सेकेंड पार्ट में प्रूव किया कि अगर वो सिंगल एंट्री थी उसमें और वो सिंगल एंट्री जीरो है तो डेफिनेटली रिजल्ट डिपेंडेंट होता है। अब थर्ड पार्ट में हम कहते हैं कि अगर सेट में बहुत सारे फाइनाइट एलिमेंट्स या जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट गिवन है, उस सेट में कहीं भी जीरो इन्वॉल्व होता है, एक एंट्री उसकी जीरो है, बाकी जैसे मर्जी मेंबर्स हैं, एक भी वैल्यू जीरो में कंटेन कर लेती है वो सेट, तो वो सेट हमें प्रूव करके दिखाना है कि कैसा रहता है, लीनियरली डिपेंडेंट। अभी अगर हम इसको प्रूव कर देंगे, नेक्स्ट हम इसको यूज करेंगे कभी भी आपके पास एक वेक्टर स्पेस का सबसेट दिया होगा और उस सबसेट में आपको वेक्टर्स दिए होंगे जिसमें एक वेक्टर आपको जीरो दे दिया जाएगा और बोलेंगे इस पूरे सेट को चेक करो कि ये सेट कैसा है, तो उधर देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो सेट है इसमें एक वेक्टर जीरो दिया था, तो जीरो वेक्टर की इन्वॉल्वमेंट के कारण वो सेट डेफिनेटली कैसा रहता है, लीनियरली डिपेंडेंट। हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो क्या करोगे, वेक्टर स्पेस का कोई एक सबसेट ले लोगे एस, उसके आप कुछ मेंबर्स को लेट कर लोगे। मेंबर्स वो आपकी चॉइस है, फाइनाइट भी ले सकते हो, इनफाइनाइट भी ले सकते हो, ठीक है। तो बट आपको ये ध्यान रखना है कि उनमें एक एंट्री जो है ना वो आप कैसी रखोगे, जिसमें वो एंट्री एक जीरो के बराबर होगी। अभी स्क्रीन पे आपको शो करूंगी मैं, वेट करो। थर्ड रिजल्ट हम डिस्कस कर रहे थे, हमें उसके लिए रिपीट कर रही हूँ, एक सबसेट ले लेना है और उस सबसेट में जैसे मैंने यहाँ पे एक एस सेट ले लिया, एन मेंबर्स कंसीडर कर लिए, वेक्टर स्पेस का सबसेट है, और उसमें सपोज कर लिया कि कोई एक ऐसा वेक्टर है, कोई फिक्स नहीं रखा, कोई भी एक ऐसा वेक्टर है जिसकी वैल्यू जीरो के बराबर है। अब एक जो जीरो लेना था उसको बताना पड़ेगा कौन सा वेक्टर है, वो v1 v2 पर्टिकुलर तो रख नहीं सकते, तो आर्बिट्रेरी मेंबर ले लिया वेक्टर vk, बोला कि उसकी वैल्यू जीरो के बराबर है, और वो वेक्टर 1 से लेके n तक कोई भी हो सकता है। आपको चेक करना है कि अगर इसमें जीरो की इन्वॉल्वमेंट हो गई तो अब ये एस सेट कैसा होना चाहिए, लीनियरली डिपेंडेंट। कहने का मतलब आपको एस सेट को लीनियरली डिपेंडेंट बताना है। एस सेट डिपेंडेंट कब होगा, जब उसके वेक्टर्स डिपेंडेंट होंगे। अब हमारे पास n वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग n स्केलर्स फील्ड में से लेने हैं, और वो जो स्केलर फील्ड में से लेने हैं उनमें से कम एक नॉन जीरो रखना है, और फिर उनके कॉम्बिनेशन को आपने सॉल्व करना है और दिखाना है कि कॉम्बिनेशन की वैल्यू जीरो आ रही है। सो स्केलर्स की वैल्यू आपने जब सिलेक्ट करनी है अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक, उसमें आपकी चॉइस रहती है, आप फील्ड में से कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो। तो आप स्मार्टली एक्ट करोगे, जो वेक्टर जीरो था ना उसके साथ का जो स्केलर है उसको 1 रखो, बाकी सभी स्केलर्स को जीरो कर दो, क्योंकि कम से कम एक स्केलर हमें नॉन जीरो चाहिए था। हमें मालूम है अल्फा के को 1 ले लेंगे तो उसको वी के से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट भी जीरो आने वाला है, और बाकी वाले जो वेक्टर्स हैं वो जैसे मर्जी होंगे, स्केलर जीरो रहेगी वैल्यू, उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट जीरो बन जाएगा। रिपीट कर रही हूँ, हमें वेक्टर स्पेस का एक सबसेट लेना था, हमने सबसेट लिया और मान के चलना था उसमें से एक वेक्टर की वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर है। अब उस सेट को आपने बताना है वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए जितने वेक्टर्स थे उतने स्केलर्स की वैल्यू फील्ड में से हमें खुद सिलेक्ट करनी है, एन स्केलर्स लेने हैं फील्ड में से, तो हमने बट ऐसे स्केलर्स को सिलेक्ट करना है जिसकी हेल्प से उन वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन की वैल्यू जीरो बन जाए। तो हमें मालूम है कि हमारा यहाँ का एक वेक्टर जो जीरो है वो वीके है, ठीक। अब वीके तो जीरो है, उसके स्केलर की वैल्यू को मैंने कोई नॉन जीरो नंबर दे दिया, हमारा काम बन गया, एक स्केलर नॉन जीरो चाहिए था वो ले लिया, बाकी वाले स्केलर को भी नॉन जीरो ले सकते थे, बट हमें v1 v2 vn वाले वेक्टर्स का नहीं पता था, इसलिए हमने उनके स्केलर्स की वैल्यू को कैसा कर दिया, जीरो के बराबर, ताकि उनका भी रिजल्ट इनके साथ मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ जाए। तो अब आप देख सकते हो जब आप इनके कॉम्बिनेशन को सॉल्व करोगे तो वो ये वाला 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो को तो वो जीरो हो जाएगा, और बाकी वाले जीरो स्केलर हैं वो सभी वेक्टर्स को जीरो कर देंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू जीरो रहेगी। सो आपने क्या प्रूव कर दिया, जो गिवन वेक्टर्स थे वो n, वो कैसे थे, डिपेंडेंट थे, और वेक्टर्स अगर डिपेंडेंट है तो सेट भी डिपेंडेंट होगा। सो अब हम उसके फोर्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे थ्योरम के,
थ्योरम के 4th पार्ट में हमें बताना है कि एक स्पेस है, स्पेस में अगर हम कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट लेते हैं, सॉरी 4th पार्ट में क्या है, अभी पहले हम स्टेटमेंट को डिस्कस कर लें। 4th पार्ट की स्टेटमेंट है, सॉरी 4th पार्ट रहेगा आपका, जिसमें आपको प्रूव करना है कोई भी सबसेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है वेक्टर स्पेस का, देन उसमें कभी भी जीरो वेक्टर नहीं हो सकता। हर थ्योरम में यही बता रहे हैं, फर्स्ट पार्ट से शुरू किया था, नॉन जीरो सिंगलटन सबसेट, एक ही एलिमेंट है, उसकी नॉन जीरो एंट्री है तो इंडिपेंडेंट हो गया। अब आपको कैसे ध्यान रखना है, सेट में कहीं पे भी जीरो की इन्वॉल्वमेंट होगी, चाहे वो सिंगल एंट्री है और सिंगल जीरो बन जाएगा तो सेट डिपेंडेंट हो जाएगा। या फिर आपको ध्यान रखना है कि उसमें 10 एलिमेंट है या 20 एलिमेंट है, बट उसमें एक एंट्री की वैल्यू जीरो के बराबर है तो सेट डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कौन बनाता है, जीरो की कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसी में हम जब नेक्स्ट पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं उसका भी यही है कि अगर कोई सेट इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट है मतलब डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट कब होता है, जब जीरो की इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, अब अगर जीरो की इन्वॉल्वमेंट है उसको डिपेंडेंट बनाती है, बट हमारे पास एक सेट है जो इंडिपेंडेंट है तो डेफिनेटली उसमें जीरो वैल्यू नहीं इन्वॉल्व होगी। ये हमको शो करके दिखाना है अपने 4th पार्ट में। आप क्या करोगे, उसके लिए एक सबसेट ले लोगे, ठीक है, कंट्राडिक्शन से इसको प्रूव करोगे, मान के चलोगे एक सबसेट है, इंडिपेंडेंट है और उसमें जीरो वैल्यू मिल रही है। जैसे ही आप सपोज करोगे कंट्राडिक्शन से प्रूव करने जा रहे हो कि उसमें जीरो वैल्यू मिल रही है, तो पिछला पार्ट कहता है कि अगर उसमें जीरो इन्वॉल्व है तो वो डिपेंडेंट हो जाता है। एक तरफ से आप सपोज कर रहे हो इंडिपेंडेंट है और मान के चल रहे हो कि उसमें जीरो एंट्री है, बट पिछली वाली थ्योरम का प्रूफ लगा लो तो उसमें कहता है कि जीरो की इन्वॉल्वमेंट उसको डिपेंडेंट बना देती है। तो ये जो आपने सपोज किया था वो गलत है। क्या सपोज किया था, इंडिपेंडेंट। अगर जीरो है तो डेफिनेटली वो सेट जो है वो कैसा रहेगा, लीनियरली डिपेंडेंट। नेक्स्ट आपका जो रिजल्ट है उसमें क्या प्रूव करना है, अगर कोई सेट डिपेंडेंट है तो उससे बड़ा वाला सेट उसका सुपर सेट ले लेते हैं, उससे बड़ा सेट उसका सुपर सेट ले लेते हैं तो वो भी डिपेंडेंट होगा। और इसी के साथ इसके नेक्स्ट पार्ट में प्रूफ करेंगे इंडिपेंडेंट में अपोजिट होता है। अगर कोई सेट इंडिपेंडेंट है तो उसका कोई सबसेट लेते हैं तो वो इंडिपेंडेंट हो सकता है। इंडिपेंडेंट सेट का सुपर सेट को चेक करना पड़ता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट सेट है तो उसका सबसेट इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट सेट है तो उसका सुपर सेट डिपेंडेंट होता है। इन दो पार्ट्स में हम प्रूफ करने वाले हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे, पहली बात कि हम डिपेंडेंट के लिए लेने जा रहे हैं, पहले एक सेट ले लेंगे, डिपेंडेंट है वो, ठीक है, डिपेंडेंट है, जितने वेक्टर्स हैं उतने स्केलर्स होंगे फील्ड में, नॉट ऑल ऑफ देम इक्वल टू जीरो, बट उनका कॉम्बिनेशन जीरो रहेगा। देन हमने क्या करना है, उसका एक सुपर सेट लेना है। सुपर सेट मतलब कि वो सब एलिमेंट्स तो आएंगे, उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स उसमें रख लेने हैं, जैसे अभी आपको दिखाऊंगी स्क्रीन पे। जैसे हमने ये सेट लिया S, उसमें n एलिमेंट्स लिए, मान लिया वो डिपेंडेंट है, उसकी डेफिनेशन लगा दी, स्केलर्स मिल गए फील्ड में से, नॉट ऑल ऑफ देम जीरो, कॉम्बिनेशन जीरो आ गया। नाउ इस S का क्या लेना है, सुपर सेट। उन n एलिमेंट्स को लेना है बट उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स को आपने कंसीडर किया है, तभी वो उसका सुपर सेट बनेगा। ठीक है, सो आपको क्लियर है क्योंकि T में S के सभी मेंबर्स हैं, सो T इज अ सुपर सेट ऑफ S। ठीक, अब हमें T को चेक करना है कि क्या वो डिपेंडेंट है या नहीं। तो T को डिपेंडेंट चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमने क्या करना है, जो हमारे पास गिवन में है ना उसी को एक्सटेंड करेंगे। हमारे पास यहाँ तक n तक वेक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन था वो जीरो था। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट को ही कंसीडर किया। हम क्या करें, इसकी जो लेफ्ट साइड है ना उसके सम को एक्सटेंड कर देंगे। n से हमें एक्सटेंड करना है n प्लस आई तक। उसको एक्सटेंड करने के लिए कैसे करेंगे, ताकि इसके कॉम्बिनेशन पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े, कॉम्बिनेशन जीरो ही रहे। तो हमने क्या किया, इस अल्फा एन वी एन के बाद जीरो 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 आई टाइम्स ऐड कर दिया। जीरो जीरो ऐड करने पे रिजल्ट स्टेबल रहा, फिर उसको किसी वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया वी एन प्लस वन से, तो भी वैल्यू जीरो रही, फिर इसकी वैल्यू भी जीरो रही, इसकी वैल्यू भी जीरो रही। बट हमें क्या बेनिफिट हुआ कि ये किन मेंबर्स के कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट है वो जीरो आ गया, V1 से लेके Vn प्लस आई, जो कि किसके मेंबर्स थे, टी सेट के। सो टी सेट के मेंबर्स का कॉम्बिनेशन जीरो है। और उनके स्केलर्स को अगर आप देखते हो, कुछ स्केलर्स तो जीरो हैं, वो हमने खुद ही सिलेक्ट किए हैं, और इन स्केलर्स की अगर बात करो तो वो हमने ऊपर पहले से लिखा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, नॉट ऑल ऑफ देम जीरो। ये सब जीरो हैं, बट इनमें से इनको देखो तो वो सब जीरो नहीं है,
कहने का मतलब इन सभी स्केलर्स की बात करो तो उनमें से कोई ना कोई एक है जो नॉन जीरो है और कॉम्बिनेशन की वैल्यू जीरो दे रहा है। दिस प्रूव्स दैट कि ये जो वेक्टर्स थे वो कैसे थे, लीनियरली डिपेंडेंट। टी सेट के वेक्टर्स अगर डिपेंडेंट थे तो टी सेट भी डिपेंडेंट हो गया, और टी सेट क्या था, सुपर सेट था एस सेट का। सो एस सेट तो डिपेंडेंट था बट उसका सुपर सेट भी लिया, उस एस सेट की हेल्प से ही हमने प्रूव कर दिया कि वो भी डिपेंडेंट है। तो हमने क्या रिजल्ट प्रूव किया कि अगर कोई सेट डिपेंडेंट होता है, उसकी हेल्प से उसका कोई भी सुपर सेट लेते हैं तो वो भी हम प्रूव करके दिखा सकते हैं कि वो भी डिपेंडेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट पार्ट है वो अब आप खुद इसको ट्राई करोगे। इंडिपेंडेंट का कोई सबसेट लोगे और उसको शो करोगे कि वो भी इंडिपेंडेंट रहता है। सो अभी तक हम इस वीडियो में इसी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।